हेलो फ्रेंड्स। आप भी बैंक से लोन लेने जा रहे हो? कहीं आप ईएमआई के ट्रैप में तो नहीं फंसने जा रहे हो? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक तरफ है सर हमारा बैंक ए, ठीक है, एक तरफ है सर हमारा बैंक ए जो हमें दे रहा है 8% का इंटरेस्ट, और एक तरफ है सर हमारा बैंक बी जो हमें दे रहा है 11%। आप बताइए कौन से बैंक से आप ईएमआई, कौन से बैंक से आप जो है वो लोन लेना प्रेफर करेंगे? आप छूटते ही बोलेंगे सर बैंक ए से हम लेंगे क्योंकि बैंक ए हमें दे रहा है सिर्फ 8% में। और यहीं पर मोस्ट ऑफ द पर्सन गलती करते हैं और फिर वो सालों साल ईएमआई भरते रहते हैं और 4-5 साल के बाद चेक करते हैं तो प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो आइए इन चीजों को समझते हैं। देखिए, जब हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं ना तो सबसे पहले बस ये कुछ चीजें पूछते हैं। इंटरेस्ट का रेट कितना है, देखते हैं भाई, जहां तक कम मिल रहा है वहां से ले लेते हैं। दूसरा, हम लोग अपनी इनकम के हिसाब से ईएमआई चूज करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है सर ईएमआई कितनी आएगी, चाहे मोबाइल लेने जाएं, चाहे बाइक हो या कार हो। हम अपनी मंथली इनकम को देखते हैं। हम बस क्या देखते हैं कि भाई अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं तो मैं आराम से 15 से 20 हजार की ईएमआई तो दे सकता हूं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है बैंक से या जिससे भी हम लोग लोन ले रहे हैं कि सर हमारी ईएमआई कितनी आएगी। जहां बैंक ने बोला 15,000 16,000, बस हमने कहा डन कर दीजिए, हमें लोन चाहिए। हम ये नहीं चेक करते हैं कि टोटल रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा, कितने साल की ईएमआई बंधेगी और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। लॉन्ग टेन्योर मेक्स ईएमआई लुक स्मॉलर। कई बार क्या होता है कि हम लोग कम ईएमआई के चक्कर में ज्यादा पीरियड का लोन ले लेते हैं, लोन चलता रहता है और एक टाइम के बाद हमें लगता है कि यार अब क्या करें। होता क्या है, देखिए, जब हम कोई चीज नई चीज परचेज करते हैं, फिर चाहे वो बाइक हो, ठीक है, बाइक हो, कार हो या फिर हमारा मोबाइल हो, तो इनिशियल तो हम हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है उस नई चीज को यूज करने का। तो 4-6 साल, एक महीना हमें पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद जब ईएमआई हर महीने बैंक से डेबिट होती है, फिर हमें फील होता है कि यार कब खत्म होगी ईएमआई। और जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है अभी 6 साल और बची है, अभी 5 साल और बची है। क्यों? क्योंकि हमने ईएमआई को कम करने की वजह से हमने क्या करा था, अपना टेन्योर बढ़ा दिया था। और एक चीज जो बैंक बताते भी नहीं है, जैसे प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस का खर्चा और अदर चार्जेस, वो लोग लोन में ऐड कर देते हैं। तो आपको लगता है कि आपने लोन लिया है 1 लाख का, बट वो 1 लाख रुपए का लोन नहीं होता है, वो एक्चुअल में लोन बन जाता है 1,10,000 का। और उस प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस क्योंकि वो लोन में ऐड है तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक, फ्लोटिंग रेट और फ्लैट रेट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत लोग नहीं समझते हैं। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी जेब से पता चल रहा है 1 लाख रुपए की कोई चीज है उसको हमने 1.5 लाख रुपए में परचेज करा हुआ है लोन पर। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, बैंक करते क्या है, बैंक आपको दो आपने आप अलग अलग बैंक के पास गए, आपने देखा कि एक बैंक है वो दे रहा है 8% में, दूसरा दे रहा है 11% में। तो आपको अगर यार 8% वाले से ले लेते हैं। लेकिन खेल पता है क्या होता है? खेल होता है सर फ्लैट रेट, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट। अब सर ये क्या होता है? सर यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊं तो देखिए, सेम एग्जांपल लेंगे, सेम अमाउंट लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बैंक दे रहा है 8% फ्लैट रेट, दूसरा बैंक दे रहा है 11% रिड्यूसिंग रेट। लोन हमने लिया है 10 साल का, 10 लाख का, 10 लाख का। सेम टेन्योर है, 5 साल 5 साल। लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ की मंथली ईएमआई 23,000 लगभग आ रही है और 11% की 21,000 आ रही है। एंड एंड इंटरेस्ट की अगर आप बात करोगे तो 8% फ्लैट रेट था, तो आपने इंटरेस्ट पे करा है करीब करीब 4 लाख। और जो रिड्यूसिंग रेट था, बट देखने में रेट लग रहा है 11%, बट इफेक्टिवली आप इंटरेस्ट पे करोगे सिर्फ 3,04,000 का, लगभग लगभग 1 लाख रुपए की सेविंग। और इफेक्टिवली आप देखोगे ना तो एंड ऑफ द टेन्योर आप देखोगे कि वही चीज आपको यहाँ पर 8% के हिसाब से पड़ रही है 14 लाख की, और सेम चीज 11% रिड्यूसिंग रेट पे आपको पड़ रही है सिर्फ 13 लाख की। और इफेक्टिव रेट जब आप निकालोगे ना तो ये तो 11% ही आएगा, और सर ये देखिए कहां पहुंच गया, 8% बन गया आपका 14.13%।
जी हाँ फ्रेंड्स, ये खेल होता है फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट का। अब होता क्या है, लेट सपोज आपकी ईएमआई जा रही है। अब देखिए ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, ये तो हमें पता है। ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं सर। एक होता है सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, एक होता है सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है सर हमारा इंटरेस्ट। अभी क्या हो रहा है कि आपने जब लोन लिया, ठीक है, 10 लाख रुपए का, तो जो फ्लैट रेट वाले होते हैं जो भी लेते हैं उसका 8% उस पे लेते हैं, चाहे आपका बैलेंस, अगर आपका जो बैलेंस है ना वो पे करते करते अगर ये 2 लाख पर भी आ गया, फिर भी जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा 10 लाख, क्योंकि फ्लैट रेट है। जबकि रिड्यूसिंग रेट पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा उतने पे ही बस इंटरेस्ट लगेगा, भले ही वो 11% लगेगा। तो पहली ईएमआई के बाद, पहली ईएमआई से पहले लगा 10 लाख, फिर सपोज आपने उस ईएमआई में आपने 10,000 रुपए पे कर दिया, तो अब अगला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 9,90,000 पे होगा। फिर आपने अगली ईएमआई में 10,000 और पे कर दिया, तो अब जो अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 9,80,000 पे होगा। फिर जो अगला इंटरेस्ट पे होगा, मतलब जो कैलकुलेट होगा वो 9,70,000 पे होगा। तो इस तरह से जब बैलेंस रिड्यूस होता रहता है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और फ्लैट रेट में फिक्स जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है एट द बिगिनिंग ऑफ द लोन उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इस वजह से आप देखोगे एंड ऑफ द टेन्योर, जहां फ्लैट रेट 8% हमें लग रहा था कम है और 11% ज्यादा है, पर जब हमने इफेक्टिव रेट निकालेंगे ना 5 साल के बाद, तो ये हमें पड़ेगा 14.13%। और यहां पर क्योंकि 11% है तो 11% रहा, तो आपने 3% ज्यादा पे कर दिया। अभी तो मैं सिर्फ 10 लाख से आपको ले रहा हूं, सपोज यही लोन 20 लाख का है, 30 का है, 50 का है। अब आप सोचिए कि उसमें कितना होगा। एक तो ये हो जाता है सर। दूसरा दूसरा हमें ये देखना होता है सर कि हमारी जो ईएमआई है उनका कंपोनेंट क्या है। कई बार बैंक क्या करते हैं ना, और खासकर ये होता है सर होम लोन में। होम लोन में क्या होता है कि जो इनिशियल जो जो बिगिनिंग की हमारी ईएमआई होती है ना सर, उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बहुत लो होता है, वो बहुत लो होता है। तो जो हमारा जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है ना वो बहुत लो होता है। जैसे सपोज अगर आपकी इनिशियल ईएमआई है 30,000 रुपए, तो अगर आप उसका ब्रेकअप निकालोगे ना तो इसमें करीब 26,000 होगा इंटरेस्ट, प्लस 4,000 होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और ये होगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, जब आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हर ईएमआई में एक मतलब इक्वल होना चाहिए। और जो कंपोनेंट है आपका वो, जैसे मान लीजिए आपकी ईएमआई 30,000 है, तो इसका इसमें आपको ब्रेकअप पूछना है। आपको कहना है कि भाई 50-50% होना चाहिए। 50% आप हमारी जो है वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे और बाकी आप इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, मतलब आपको ये कहना है कि जो हमारी ईएमआई है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट कम होगा प्रिंसिपल अमाउंट से। इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। अगले ट्रैप की अगर बात करें तो सर वो होता है फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और सर इससे तो आप दूर रहिए, इससे तो अगर आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। कहीं पर आपको फ्लोटिंग रेट दिख रहा है तो आप बैंक से ये बोलिए सर हमें रिड्यूसिंग रेट पे दीजिए, या अगर उससे भी नहीं मान रहा तो ठीक है फ्लैट रेट पे दे दीजिए, फ्लोटिंग में मत दीजिए। फ्लोटिंग में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, फ्लोटिंग रेट होता है। और होता क्या है, अगर आपकी जो ईएमआई है ना वो जा रही है 10,000 की, तो आपकी ईएमआई 10,000 की रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन होता क्या है ना, पहले आपकी थी 50 ईएमआई, वो बढ़ के हो जाएगी 52 ईएमआई, या 50 थी 50 से बढ़ाकर कर दी 53 ईएमआई, ये 54 ईएमआई। तो बैंक क्या करता है चालाकी कि जो आपका जो ईएमआई का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, इन प्रिंसिपल कंपोनेंट कम कर देगा और इंटरेस्ट बढ़ा देगा। फ्लोटिंग रेट में इसलिए होता है क्योंकि अगर ईएमआई बढ़ा देगा तो फिर क्या होगा, कस्टमर बैंक के पास जाएगा और पूछेगा भाई ये क्या, अभी तक 10,000 ले रहे थे अब आप 12,000 ले रहे हो। तो हर अगर कस्टमर आके इस तरह बात करना शुरू कर देगा तो बैंक तो पागल हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, ईएमआई सेम रखते हैं,
ईएमआई सेम रख के जो आपका जो टेन्योर होता है ना, वो रिवाइज कर देते हैं। पहले टेन्योर था सर हमारा 40 मंथ का था, उसको बढ़ा के कर दिया 42 मंथ। अब आपको लग रहा है कि यार ईएमआई 10,000 कट रही है। अच्छा, लोन भी बड़े-बड़े लोन होते हैं, 60 ईएमआई, 72 ईएमआई, 10 साल का, 15 साल का लोन। तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि 100 में से अगर 1-2 ईएमआई ज़्यादा भी चली जाती है ना, तो इतना कोई जल्दी ट्रैक भी नहीं करता है। और अगर आपने ट्रैक कर भी लिया, तो फिर बैंक कहेगा, "सर जो रेट है वो रिवाइज़ हो गए थे, तो हमने आपकी सहूलियत के लिए 10,000 रुपए ईएमआई रखी। 1-2 ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ जाएगी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।" तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपकी जो फाइनल अमाउंट है लोन का, वो आप कितना पे कर रहे हो। तो ये वो चीज़ें हैं सर, जो आप लोन देने से पहले आपको ज़रूर देखनी है। फ्लैट है कि रिड्यूसिंग रेट से ले रहा है बैंक, ये ज़रूर चेक करिए। आपकी ईएमआई कितनी है और ईएमआई का कंपोनेंट कितना है, व्हाट इज द टोटल रीपेमेंट अमाउंट, ये आपको चेक करनी है सारे ऑप्शंस में। टोटल इंटरेस्ट कितना है और इफेक्टिव एपीआर कॉस्ट आप जरूर निकलवाइए। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरेस्ट रेट सही है, कौन सा गलत है। और हाँ, कोई प्री पेमेंट और फोर क्लोजर चार्जेस, उसको लोन जब आपका हो रहा है तभी उसको ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, बैंक बहुत हाई चार्ज लगा देता है, 3%, 4% फोर क्लोजर चार्जेस। मतलब हम अपना ही लोन प्री क्लोजर करवा रहे हैं, प्री पेमेंट कर रहे हैं, और बैंक क्या करता है, उस पर भी हमसे चार्ज ले लेता है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिए। और प्रोसेसिंग फीस अगर कुछ है, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो वो आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप कहिए मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं लेना है। कई बार बैंक आपको चिपकाएगा, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड चिपका देगा, कोई स्कीम चिपका देगा, इंश्योरेंस स्कीम चिपकाने की कोशिश करेगा, आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट चिपकाएगा। आपको मना करना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको चीज नहीं लेनी है। बैंक पता है आपसे क्या कहेगा, अरे सर ले लीजिए, होगा क्या, जहां आपकी ईएमआई सर आ रही है 10,000, वहां आपकी ईएमआई हो जाएगी सर 10,320 रुपए। तो महीने में सिर्फ 320 रुपए सर एक्स्ट्रा जा रहा है, और आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सर मेरे पास है इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ये जो इंश्योरेंस के चार्जेस वो लेगा, जो प्रोसेसिंग फीस लेगा, वो लोन में ऐड कर देगा, और आप उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करोगे। भाई अगर मुझे इंश्योरेंस लेना ही है तो मैं लोन पे क्यों लूंगा? मैं उसको नॉर्मली पैसा दे, जैसे लोन लिया जाता है, प्रीमियम पे करूंगा और इंश्योरेंस ले लूंगा। अब मैं इंश्योरेंस भी लोन पे लूं, प्रोसेसिंग चार्जेस भी आप लोन में इंक्लूड कर रहे हो, तो आप बैंक से बोलो कि प्रोसेसिंग फीस अलग से रखिए, मैं उसको अलग से मैं पे कर दूंगा, लोन में मत ऐड करिए, क्योंकि उससे भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो ये वो चीजें हैं सर जिनको ध्यान में रखकर हम ईएमआई ट्रैप से बच सकते हैं, और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। सर कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और अवेयरनेस के वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।